देखिए, वहाँ का जो परिणाम आया वो कांग्रेस पार्टी के लिए आश्चर्यजनक है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे थे कि हमारा जो गठबंधन है ये आसानी से सरकार बनाने में सफल रहेगा। लेकिन ये जो आश्चर्य है सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, अमित शाह जी भी आश्चर्यचकित हैं कि इस तरह का जनादेश कैसे आ गया। क्योंकि बिहार में एक रैली के दौरान उन्होंने इस बात को कहा कि हमारी 162 सीटें आ रही हैं। यानी अच्छा, हर पार्टी का आदमी थोड़ा सा बढ़ा के ही बोलता है, तो बहुत उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बोला। तो ये कहा कि 162 सीटें हमारी आ रही हैं, अमित शाह जी की और गठबंधन की, उनका जो गठबंधन है। लेकिन रिजल्ट आ गया 202 सीटों का। तो ये जितना हमारे लिए आश्चर्यचकित करने वाला जनादेश था, उतना ही या उससे कहीं ज़्यादा भाजपा के लिए भी था। उनको भी नहीं मालूम है कि इतना संख्या कैसे हमको मिल गया। तो जब एक इदारे पे राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठा रहे हैं और एक तरह से आप कहिए तो अमित शाह ने भी सवाल उठा दिया, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि 40 सीटें कैसे आ गई। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। विपक्ष को तो पहले ही उस पर भरोसा नहीं था, अब सत्ता पक्ष के लोगों का भी उस पर मुझे लगता है जितना भरोसा होना चाहिए था वो तो काम उन्हीं के लिए कर रहा है, उनको भी आश्चर्य में डाल दिया। और इसलिए तमाम लोगों ने, हमारे जो नेता हैं भूपेश बघेल ने और दूसरे तमाम लोगों ने सबसे पहले जो बधाई दी बिहार चुनाव के परिणामों की, वो नीतीश जी को नहीं दी, वो ज्ञानेश कुमार जी को दिया। तो ये जो फैसला था, जनादेश था, ये जनता का आदेश तो नहीं है, इसमें धांधली हुई है। और इस पे मीडिया ने, स्वतंत्र मीडिया ने खास तौर से बहुत सारे सवाल उठाए हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब देने की कोई बाध्यता चुनाव आयोग की नहीं है, पहले थी। ये बात हमको समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था कि 2 साल पहले किस तरीके से एक ऐसा कानून बना दिया गया कि आप चुनाव आयुक्त के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते। तो ये इसी दिन के लिए किया गया था कि कोई सवाल उठाएगा भी तो उसको एक जुडिशियल इम्प्यूनिटी मिली हुई है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसलिए हम लोग इस चुनाव से, जो जनता के सहयोग से हम लोग लड़े, हम लोग को बिल्कुल निराशा नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि जजमेंट क्या है, जनादेश क्या है। इसकी वजह एसआईआर माना जाए तो बिहार में एसआईआर, बिल्कुल एसआईआर भी है, चुनाव आयोग भी है। देखिए, ये नेचुरल प्रक्रिया है, जनता की गणना होती रहती है, एसआईआर होता रहता है, लेकिन उसका कभी दुरुपयोग तो नहीं होता था। अब आपको दिख रहा है कि हाँ दुरुपयोग हो रहा है। 7.25 करोड़ लोग मतदाता थे, ये 6 अक्टूबर को सरकार ने बताया, चुनाव आयोग ने बताया। और चुनाव खत्म होने के दिन, जिस दिन चुनाव कंप्लीट हुआ 11 नवंबर को, उस दिन 3 लाख और ज़्यादा वोटर कहाँ से आ गए उस आंकड़े में, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। नियम ऐसा बना दिए हैं कि आप उनको कोर्ट में नहीं घसीट सकते। तो ये एक हाईजैक्ड इलेक्शन था। ये आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि कोई पार्टी चुनाव लड़ रही हो, उसको 90% स्ट्राइक रेट मिल जाए। हम लोग बचपन में सुनते थे तो 2-3 जगह ऐसा होता था। कर्नल गद्दाफी के बारे में हम लोग सुनते थे रेडियो पे, सद्दाम हुसैन के बारे में रेडियो पे सुनते थे, या जो नॉर्थ कोरिया है किम जोंग के बारे में सुनते थे, खबर छपती थी कि 90% लोगों ने, 95% लोगों ने रेफरेंडम में उनका समर्थन किया है जो मौजूदा सरकार है। और ये तीनों ही सरकारों की छवि क्या है, ये तानाशाह थे। तो भारत एक अघोषित तानाशाह व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, जो बीजेपी के वोटर हैं उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि जो एक्चुअल संख्या बताई गई वोटर्स की, उनसे 3 लाख ज़्यादा वोटर कहाँ से आ गए।
अगर भाजपा के बहुत सारे लोग हैं जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, उनको लगता है कि वोट दे करके, वोट से वो सत्ता में आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको खुश होने का अधिकार है। लेकिन ये उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि एक्चुअल जो संख्या बताई गई उससे ज्यादा वोटर कहाँ से आ गए। अन्य प्रदेशों में भी एसआईआर चल रही है, ये एसआईआर नहीं है, ये बेसिकली पूरे देश पे कंट्रोल करने का, जिस तरह उन्होंने बिहार में किया है उस तरह करने का तरीका इन्होंने खोज निकाला है। और अफसोस की बात यह है, ये देश सबका है और इस देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर के जितना संघर्ष कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उतना और लोग नहीं कर रहे। तो चिंता का विषय ये सबके लिए होना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता कहते हैं कि गठबंधन में कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए था और उसके परिणाम गठबंधन के मुकाबले ज्यादा बेहतर। आप अकेले लड़ें, गठबंधन से लड़ें, ये तो सेकेंडरी चीज है। जब वोटर की संख्या ही टोटल वोटर से अगर बढ़ के 3 लाख हो जा रही है ना, और तमाम जगह ईवीएम से लेके तमाम मशीनरी के दुरुपयोग की खबर आ रही है, तो अगर आप अकेले लड़ लेंगे तो क्या ये धांधलियां रुक जाएंगी? आप अकेले लड़ेंगे या मिलके लड़ेंगे, ये तो सेकेंडरी सवाल है ना। जब पहले से फिक्स कर दिया गया है मैच, तो उस पर आप क्या करेंगे? तो मेरा मानना है कि पूरे देश को लड़ना पड़ेगा और पूरे देश को, विपक्ष के सारे नेताओं को कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ आना चाहिए। अभी बिहार में राहुल गांधी जी ने 15 दिनों की यात्रा निकाली। मैं देख रहा हूँ यूथ कांग्रेस बहुत बड़ी रैली बेंगलोर में वो करने जा रहे हैं। दूसरे जो दल हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि ये देश इस तरह तो नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसके लिए कांग्रेस की क्या रूपरेखा है, क्या तैयारी करेगी? देखिए, एक तो मान लीजिए मैच खेलने से पहले आप प्रैक्टिस करते हैं, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अगर अंपायर बेईमान हो, पहले से ही आपको मालूम हो कि अंपायर बेईमान है, तो क्या करेंगे? आपकी प्रैक्टिस अपनी जगह चल ही रही है, अंपायर ईमानदार हो, इसका दबाव पहले आपको बनाना पड़ेगा। और देखिए, ये पूरे चुनाव में जानबूझ करके 14 नवंबर का दिन रखा गया था। उनको नेहरू पे सवाल उठाना था। नेहरू के वंशज जो सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे, उस पे सवाल उठाना था। और उसके पक्ष में 272 लोगों से चिट्ठियां लिखवाई गई। सुप्रिया श्रीनेत जी हर 2 घंटे पे सबका पोल खोल के बता रही है कौन कितने मामले में करप्शन में फंसा है, भ्रष्ट है। तो आप इन सबको जब इनकी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जनादेश की चोरी सिर्फ इसलिए की गई ताकि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे, उन सवालों को थोड़ा डाइल्यूट किया जा सके। लेकिन वो अपने जाल में खुद फंस गए हैं, क्योंकि ये जो 272 लोग हैं उसमें सारे ठग हैं, बेईमान हैं। किस तरह के लोग हैं आप लगातार देख रहे होंगे। तो ये एक मैसेज था बेसिकली जनता को। अब मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पे अब कोई भरोसा नहीं रह गया है किसी को भी। एक ज़माना था इराक में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद, जब वहाँ डेमोक्रेसी जैसी भी है लाने की बात हुई, तो एक सर्वे मैंने पढ़ा था अखबार में। वहाँ के लोगों का कहना था कि भारत के चुनाव आयोग को यहाँ ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि चुनाव करें। मैंने पहले आपके चुनाव आयोग की एक एडिबिलिटी थी कि दूसरे वाले भी आपको बुलाते थे, है ना। अब आपके देश में ही लोग सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर। तो ये संस्थाओं के पतन का, संस्थानों के राजनीतिक दुरुपयोग का उदाहरण है। और मुझे लगता है कि इसके खिलाफ सारे विपक्षी दलों को, जो लोग भी लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, सबको एक साथ आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसकी पार्टी की क्या रूपरेखा होगी? हम लोग चाहते हैं कि जो चुनाव आयोग ने बिहार में किया उसको हम बंगाल में न करने दें, आसाम में न करने दें, उत्तर प्रदेश में न करने दें। हम लोग तो खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब अंपायर बेईमान है तो क्या करेंगे? अंपायर का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इलाज होता रहा है, दुनिया के कई देशों में इलाज जनता ने किया है, यहाँ पर भी हमें लगता है कि जरूरी है इलाज। क्योंकि आपके अगर वोट पे ही भरोसा नहीं रह गया, एक
अगर एक आम आदमी के पास क्या चीज़ है? तमाम बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से एक आम आदमी के पास क्यों जाते हैं? इसी उम्मीद में जाते हैं कि इससे वोट लेना है। अगर पहले ही ये तय हो जाए कि इसके वोट से कुछ गरीब आदमी कोई पूछेगा महाराज, तो पूरा आपका सिस्टम चरमरा जाएगा। और उस दिशा में बीजेपी देश को ले जा रही है। जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? जनता अपने को नागरिक समझे, भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने, और जो उसके नागरिक अधिकार हैं उसके बारे में सचेत रहे। अगर आप सचेत नहीं रहेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। आप कांग्रेस के बारे में जनता सोचे, सपा के बारे में सोचे, बसपा के बारे में सोचे, सेकेंडरी चीजें हैं। जनता को जो एक अधिकार मिला हुआ है, पहले उसको बचाने के बारे में वो सोचे। जो उसकी नागरिक होने की जिम्मेदारी है उसके बारे में सोचे, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। हम लोग तो अभी मान के चल रहे हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ी रैली दिसंबर में हम लोग चुनाव आयोग के इस आपराधिक काम के खिलाफ करने जा रहे हैं 14 दिसंबर को, और उसके बाद माहौल बनेगा। क्योंकि इस देश के लोग अपने वोट के अधिकार को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वोट का अधिकार गया तो आपका सब कुछ चला गया ना। जितने भी आपको स्कीम से फ़ायदा मिलता है सब कुछ तो चला जाएगा। और बीजेपी चाहती है कि ये चला जाए, क्योंकि अभी वो नागरिक है, हम उसको कुछ मदद करते हैं तो वो उसका अधिकार समझ के करते हैं। अगर उसको लाभार्थी में तब्दील करना है तो उसका मतदान का अधिकार छीन के उसको 5 किलो राशन देंगे, तब वो मानेगा कि मेरा अधिकार नहीं था, हमारे ऊपर एहसान किया गया। तो भाजपा लाभार्थी लोगों का एक बड़ा जमात इस देश में खड़ा करना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? महागठबंधन से बिहार में भी अलग किया गया, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा, इस बारे में क्या कहेंगे? अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो आपने नुकसान पहुंचाया। आप कह रहे हैं कि अपनी क़यादत, अपना वोट, वहाँ जितने 5 इनके जीते हैं वो सब 5 मुसलमान जो दूसरे पार्टियों से थे, सांसद विधायक हुआ करते थे, उन्हीं को तो हरा के जीते। नहीं, वो 6 सीटें मांग रहे थे, उनका कहना था कि भाई 6 सीटें मांग रहे थे, हम 6 सीटें नहीं दी गई। अगर हमारे गठबंधन में सहमति नहीं बनी उनको देने का, तो हम लोगों ने उनको गठबंधन में नहीं रखा। लेकिन वो जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम अपनी क़यादत खड़ी करेंगे, उसमें उनके जितने विधायक हैं उसमें से 2 या 3 तो पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। तो आप क्या ये मुसलमानों को बताना चाहते हैं कि जो मुसलमान MIM के साथ है वही मुसलमान है, जो मुसलमान कांग्रेस, सपा, RJD के साथ है मुसलमान नहीं है? यही तो बीजेपी भी पहले बोलती थी। आडवाणी के समय, मोदी के समय, उनके भाषणों में देखेंगे आप बोलते थे कि जो हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता वो हिंदू नहीं है। तो यही बात तो असदुद्दीन साहब भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो पहुंच रहा है। आप अगर नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो आपने पहुंचा दिया। अभी आप क्या बोल रहे हैं? एक मौका देना चाहिए ना उन्हें। किसको? गठबंधन, महागठबंधन में शामिल करके उन्हें मौका देना चाहिए। ये तो हमारा वो जो है उनकी चुप हो जाए वो। फिर देखिए वो कहाँ से बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी को आज कितना वोट मिलता है? एक हिंदू बहुल देश है, 85% हिंदू समाज है, कितना वोट मिलता है? 35%, 37%, यही तो मिलता है। ये जो बाकी लोग हैं ये तो उनके साथ नहीं है। अगर एक कौम एक पार्टी के खिलाफ, एक पार्टी के पक्ष में चली जाए जिसकी आबादी 14% है, तो बीजेपी तो चाहती है कि जैसे 14% शिफ्ट करेगा बाकी जो लोग हैं उनके साथ आ जाएंगे। पॉलिटिक्स को आप हिंदू मुसलमान में अगर बांट देंगे तो इससे तो नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? आप सिर्फ सीमांचल में न जीते हैं जहां आपकी आबादी 50% से ज़्यादा है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा। क्या शहाबुद्दीन साहब दरी बिछाते थे RJD में? तस्लीमुद्दीन साहब सांसद होते थे, अली अशरफ फातमी साहब सांसद होते थे, शकील अहमद साहब सांसद होते थे, केंद्र में मिनिस्टर रहे। मधुबनी में 20% मुसलमान है, उनको क्या दूसरे कम्युनिटी का वोट नहीं मिलता था? तो MIM जो नैरेटिव खड़ा कर रही है उसमें मुसलमान MIM का वहीं जीत सकता है जहां 50-55% हो। फिर अफजाल अंसारी सांसद नहीं बन पाएंगे। तो गाजीपुर में 11%, 13% मुसलमान है। तो ये नैरेटिव तो खतरनाक है ना मुसलमानों के प्रतिनिधित्व। तो इससे इसकी संख्या बढ़ेगी नहीं और घटती जाएगी, और समाज में भी आप अलग थलग पड़ेंगे। ये युवाओं को खास तौर से समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 27 में
होंगे, उसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? कैसे हम लोग SIR को लेके काम कर रहे हैं, BLS पे काम कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि अभी SIR पे मुस्लिम समाज को जितना सीरियस होना चाहिए उतना अभी दिख नहीं रहे हैं। वो आपको संजीदगी से लेना पड़ेगा। चुनाव राजनीति का सिर्फ एक पार्ट होता है। चुनाव तो रोज, राजनीति तो रोज होती है ना, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, तो सब पे काम करने की ज़रूरत है। और अभी हमारी पार्टी वही करने जा रही है। कि पिछले दिनों AICC में जिन राज्यों में SIR होने जा रहा है उनके वरिष्ठ नेताओं की, प्रेसिडेंट्स की, CLPs की मीटिंग हुई थी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के नेताओं की भी बैठक हुई। हम रैली भी करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि पूरा फोकस हमारा वोट के अधिकार को बचाने का है, जो जनता के वोट के अधिकार की चोरी हो रही है उसको रोकने की। ये तो आपने वोट के प्रति जानकारी दी है। ये सवाल ये था कि जो चुनाव आ रहा है विधानसभा के यूपी में, इसके लिए पार्टी गठबंधन करेगी या अपने क्या तैयारी देखिए, है? गठबंधन तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, वो भी गठबंधन कर रही है। समाज की इच्छा है, अलग अलग समाजों के लोग हैं, उनकी इच्छा है कि जो भी वर्गों के लोग, समाजों के लोग अलग अलग पार्टियों में बटे हैं, उनको सबको एक साथ आना चाहिए। एक कॉमन आम सहमति लोगों में है। लेकिन अभी चुनाव को लेकर के उस तरह से हमारे यहाँ कोई मंथन नहीं है। अभी चुनाव जिस बुनियाद पे होता है, वोट के अधिकार पे, उसको बचाने का कंसर्न हमारी लीडरशिप के लिए ज़्यादा प्राथमिक है। तो अभी हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं।